24 घंटे नजर रखने वाली जेठानी के ससुराल में रसोई। हमारे सुमित के लिए पंडित जी ने लड़की बिल्कुल सही देखी है। लड़की न सिर्फ फोटो में दिखने में सुंदर है बल्कि सामने से भी कितनी सुंदर और गुणी है। सही कहा था पंडित जी ने, लड़की सर्वगुण संपन्न है। कितनी संस्कारी लड़की थी। आते ही सबके पैर छुए, प्यार से बातें की, इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। माँ जी, ऐसे ही किसी की भी तारीफ नहीं की जाती और मुझे नहीं लगता कि आप जिस लड़की को देखकर आए हैं वो सच में इतनी गुणी होगी। एक लड़की में इतनी सारी खूबी नहीं होती। और रही सुंदरता की बात, तो मेरी कजिन भी सुंदर है, पर उसे तो आपने रिजेक्ट कर दिया। तुम पहले से यहाँ पर हो, तुम्हारी बहन भी आ जाती और कल को तुम्हारे बीच कुछ अनबन हो जाती तो तुम्हारा दोनों तरफ से रिश्ता जाता, समझी तुम। और मैं भी गया था माँ पापा के साथ। लड़की सच में बहुत अच्छी है। सही बोल रहे हो भैया, मुझे भी अपने होने वाली भाभी बहुत पसंद आई। भाभी, अगर आप जाती ना तो आपको भी पक्का आपकी देवरानी काफी पसंद आती। आखिर इतनी भी क्या पसंद आ गई इन्हें वो लड़की जो ये सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दो इस घर में। उसकी सच्चाई तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी और सबको तब बताऊंगी कि घर के लिए वो लड़की नहीं, मेरी बहन ही सही थी। अपनी होने वाली देवरानी की तारीफ सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है और वो खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द कविता की शादी सुमित से हो जाती है। भाभी, आपको पता है इस दिन का हम कब से इंतजार कर रहे थे? अरे बस बस, अपनी भाभी को पकाती रहेगी या उसे उसके कमरे तक भी ले जाओगी? माँ जी, अच्छे बनने का कितना ढोंग करती हैं। मुझे क्या, कुछ दिनों में मेरी प्यारी देवरानी को पता चल जाएगा कि उसकी सास कैसी है और मेरी प्यारी सास को पता चल जाएगा कि मेरी फूल जैसी दिखने वाली देवरानी जिसकी वो इतनी तारीफ कर रही थी, असल में वो तारीफ के लायक है कि नहीं। नेहा अपनी मौसी की बेटी की शादी अपने देवर से करवाना चाहती थी। बस यही वजह थी कि नेहा अपनी देवरानी को नापसंद करती है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और कविता अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है, जहां आशा और काजल कविता से कहती हैं, बड़ी बहू ने तो कभी भी इस घर की और बहू होने की जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई, पर अब तुझे इस घर को जोड़ के रखना है। अब से इस घर की और रसोई की सारी जिम्मेदारी तेरी है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माँ, अब बस भाभी से बातें करती रहोगी या उन्हें बताओगी कि वो अपनी पहली रसोई में क्या बनाए? मुझे बहुत भूख लग रही है और कॉलेज भी तो जाना है। तुझे तो हर वक्त भूख लगी रहती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे अपने हिसाब से जो बनाना है बना ले। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, जरा देखती हूँ तेरी जेठानी क्या कर रही है, क्योंकि उसकी तो सुबह ही 8 बजे होती है। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है और कविता अपने हिसाब से सभी घर वालों के लिए पूड़ी, हलवा, पनीर, पुलाव, पराठे, छोले, कचौड़ी जैसे अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। और जब पूरा परिवार एक साथ खाने को बैठता है तो, माँ, आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो गई। तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। सही कहा दिवाकर तूने। अगर हम नेहा बहू की बहन को इस घर की बहू बना लेते तो आज हमारे नसीब में इतना अच्छा खाना ना होता है। आप सबको मेरे हाथों का खाना पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ना, मेरी बहू सिर्फ अच्छी और संस्कारी है, बल्कि उसके विचार भी कितने अच्छे। सीख ले बड़ी बहू कुछ अपनी देवरानी से। माँ जी, मैं इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती हूँ और भूलिए मत, जब मैंने अपनी पहली रसोई करी थी तो आप सबने उंगली चाट चाट के खाना खाया था। और मैं भी तो जरा देखूं खाकर अपनी देवरानी के हाथों का बना खाना कितना टेस्टी बनाया है उसने, जो आप सब इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। इतना बोलकर नेहा जैसे ही पहला निवाला खाती है उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। भाभी, अभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और आप बेसब्रियों की तरह खाने लगी। क्यों, इतना अच्छा लगा क्या मेरी बीवी के हाथों का खाना? खाना अच्छा हो या बुरा, मैं कभी खाने का अपमान नहीं करती। इसने तो सच में काफी अच्छा खाना बनाया। ऐसा खाना तो होटल में भी नहीं मिलता। आखिर इसने इतना अच्छा खाना खुद से कैसे बनाया? जरूर दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी 5 स्टार होटल से इसने खाना मंगवाया हो और हम सबको खाने को दे दिया हो। नेहा, अब तो तुझे अपनी देवरानी पर नजर रखनी ही होगी। हाँ भाभी, हम जानते हैं आप खाना कभी बर्बाद नहीं होने देती, और आपको पता है कि सारा खाना छोटी भाभी ने 1 घंटे में बनाया है। क्या 1 घंटे में? आखिर ये हर चीज में इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? नेहा, अब तुझे 24 घंटे अपनी देवरानी पर नजर रखनी होगी, तभी तो उसका असली सच पता कर सकेगी तू। नेहा को यकीन नहीं होता कि उसकी देवरानी न सिर्फ सुंदर है बल्कि कम समय में अच्छा खाना बनाना भी जानती है। इसीलिए वो अपनी देवरानी पर नजर रखने का फैसला करती है। इसी तरह 2-3 बीत जाते हैं और नेहा अपनी देवरानी पर छुप छुप कर नजर रखती है।
ऐसे ही एक दिन जब कविता कुछ कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए टब में रख रही होती है तो अचानक से कविता उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अभी तो तुमने सिर्फ आधे कपड़े धोए, बाकी के कपड़े तो अब भी गंदे सर्फ वाले पानी में डूबे हुए हैं। फिर तुम अपनी जगह से कैसे उठ सकती हो? दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर कपड़ों को ज्यादा देर तक सर्फ वाले पानी में डुबाकर छोड़ा जाए तो कपड़े धोने में आसानी होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक ये गंदे कपड़े पानी में फूल रहे हैं, मैं धुले हुए कपड़े तार पर डालकर आ जाऊं। ऐसे में काम जल्दी होता है। अच्छा, तो जल्दी काम खत्म करने की ये तरकीब है तुम्हारी। अच्छा जाओ, पर हाँ, इसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर अभी भी साबुन लगा है। एक बार पानी से और धो लेना, समझी? जानती हूँ दीदी, तभी तो साबुन वाले कपड़ों को अलग रखा है। इतना बोलकर नेहा टब वाले कपड़े लेकर छत पर जाती है तो वहीं नेहा मुंह बनाकर अपने कमरे में जाने लगती है, पर आशा उसके पास आकर बोलती है, अरे सारा दिन बस घर में खाली घूमती रहती है। ये पकड़ अपने ससुर की दवाई की पर्ची और दिवाकर को फोन करके बोल कि रात को आते हुए दवाई लेकर आएगा। इतना छोटा सा काम था माँ जी, ये काम तो आप ननद जी को भी बोल सकती थी। मैं छत पर जाने की सोच रही थी, कुछ देखना था मुझे। बहू, तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। भूल गई तेरी ननद कॉलेज जाती है इस वक्त, और मुझे एंड्रॉइड फोन चलाना नहीं आता। अपनी सास की फटकार सुनकर नेहा जीने की तरफ देखती है और उसके बाद दवाई की पर्ची की फोटो अपने पति को भेजकर दवाई लाने को कहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कविता रसोई में अकेली गाना गाते हुए बर्तन साफ कर रही होती है तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। जब कविता बेफिक्र होकर गाना गाते हुए बर्तन धो रही होती है तो अचानक से नेहा उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही नेहा बर्तन लेने पीछे मुड़ती है तो जिठानी को अचानक देखकर कविता के हाथों से गिलास छूटकर टूट जाता है। उई माँ, दीदी आप बिल्ली की तरह दबे पांव क्यों आती हैं? अगर आज मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? तुम्हारा तो मालूम नहीं, पर तुमने बहुत महंगा ग्लास तोड़ दिया है। अगर माँ जी को पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। और क्या तुम्हें नहीं बताया किसी ने कि पहली रसोई की सफाई होती है, उसके बाद बर्तन धोए जाते हैं। जिस तरह से तुम नाचते गाते काम करती हो, बर्तन मांज रही हो, अगर गंदा पानी जमीन पर गिर गया तो सोचा है झाड़ू कैसे लगाओगी? काम बढ़ नहीं जाएगा और सफाई करने में समय नहीं लगेगा क्या? वैसे तो तुम बहुत शॉर्टकट तरीका अपनाती हो। अभी क्या दिमाग घास चरने गया है? पता है दीदी, पानी वाले काम से पहले सूखा काम होता है, पर आज रसोई इतनी ज्यादा गंदी नहीं कि झाड़ू लगाऊं। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बर्तन साफ कर लूं और फिर पोछे में ही थोड़ा बहुत जो कूड़ा है वो साफ कर लूं। इससे मुझे झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा और मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ये काम चोर तो बड़ी ही तेज है। ऐसे काम जल्दी खत्म करने के लिए दिमाग लगाती है। तभी तो मैं कहूँ इतनी जल्दी कैसे काम कर लेती है। अब समझ में आया क्यों घर वाले इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। चुड़ैल कहीं की, मेरी बहन की जगह खाकर आ गई मेरी देवरानी बनकर। पर मैं इसे ज्यादा दिन सबकी लाडली बनकर नहीं रहने दूंगी। कविता की बात सुनकर नेहा उसे घूरते हुए रसोई से बाहर चली जाती है और ये देखकर कविता खुद से कहती है, मेरी जेठानी कितनी अजीब है। जब देखो मुझे घूरती रहती है और पास कब आकर खड़ी हो जाती है मुझे पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है कभी कभी मानो जैसे कि ये मुझ पर नजर रखती हैं। खुद से बात करके कविता फिर से काम पर लग जाती है और रात को सोने से पहले बेड पर बैठे हुए सुमित से अपनी जेठानी की बातें करती है। सुमित, गलत मत समझना, पर पता नहीं तुम्हारी भाभी मुझे थोड़ी अजीब लगती है। कहीं वो साइको तो नहीं? अरे कविता, तुम तो कुछ भी कह रही हो, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर मुझे इतनी अजीब क्यों लगती है जेठानी जी? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। कविता सुमित की बात पर विश्वास कर लेती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब रसोई में कविता अकेली काम कर रही होती है तो रसोई के बाहर खड़ी होकर नेहा अपनी देवरानी को छुप छुप कर देख रही होती है और तभी वहां काजल आती है और ये देखकर अपनी भाभी से कहती है, क्या हुआ भाभी, आप छोटी भाभी पर नजर रख रही हो क्या? पागल हो क्या? मैं क्यों किसी पर नजर रखने लगी भला? किसी काम से आई थी और अब भूल गई। बस वही खड़ी होकर सोच रही थी। और तुम आज इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गई? हमारी जो लास्ट क्लास सर लेते हैं वो सर आज आए नहीं थे, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। इतना बोलकर काजल रसोई में जाती है और कविता के घर के कामों में मदद करवाने लगती है। ये देखकर नेहा फिर से जल जाती है। माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं। आज तक इसने मेरी तो कभी मदद नहीं करवाई और देखो जरा अपनी छोटी भाभी को कैसे घर के कामों में मदद करवाती हैं। मुंह बनाकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात को नाइट ड्रेस में बेड पर बैठे नेहा दिवाकर से कहती है, तुम्हारा पूरा खानदान ही मुझसे चलता है। तुम्हारी बहन ने आज तक घर के कामों में मेरी कभी मदद नहीं करवाई और जब से मेरी देवरानी आई है तुम्हारी बहन उसकी मदद करवाती है घर के कामों में। अगर मेरी बहन मेरी देवरानी बनकर आती तो कितना अच्छा होता। जलते मेरे घर वाले नहीं तुम हो। छोटी छोटी शिकायतें भी मुझसे करने लगती हो।
उसका मन किसी की भी मदद करवाए। तुम उनसे अच्छे से बनाकर रखो तो वो तुम्हारी भी मदद करवा देगी। हाँ, आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। पता नहीं कैसा पति भगवान ने मेरी किस्मत में लिख दिया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे नेहा पहले से भी ज्यादा कविता पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब कविता रसोई में अकेली खड़ी होकर खाना बना रही होती है तो नेहा भी उसके साथ खड़ी रहती है और उसे काम करता देख बार बार उसे टोकती है। अरे ये क्या किया तुमने? बिना आलू धोए उसे छीलना शुरू कर दिया। पहले आलू धो लेती, कितने गंदे आलू हैं। दीदी छिलका तो आलू का ही है, क्यों बार बार एक ही सब्जी को धोकर अपना टाइम वेस्ट करो। कविता की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और कुछ देर बाद कविता सब्जी बनाने लगती है और सब्जी में मिर्च डालती है। अरे क्या कर रही हो? सारी मिर्च सब्जी में ही डाल दोगी क्या? सब्जी खाई भी नहीं जाएगी। दीदी ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, फिक्र मत करो। और वैसे भी इसमें मैं थोड़ी दही डालूंगी ताकि सब्जी का स्वाद बढ़ सके, इसलिए मिर्च डालने दीजिए। बिल्कुल तीखी नहीं होगी सब्जी। अच्छा, तो तुम ऐसे बनाती हो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए? सही है, बनाओ। आज जेठानी जी को क्या हो गया है? वैसे तो ये रसोई में आती नहीं, पर आज सुबह से मेरे साथ रसोई में खड़ी है। ये नहीं कि खड़ी हैं तो कुछ काम भी करवा दें। नजर तो मुझ पर ऐसे गड़ा कर रखी है मानो जैसे मैं खाने में जहर मिला दूंगी। अब कविता को भी समझ आने लगता है कि उसकी जेठानी उस पर नजर रख रही है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कविता छत पर कपड़े डाल रही होती है तो नेहा उसके पीछे आती है और उससे जैसे ही कहने लगती है तो कविता डर जाती है और वो पीछे मुड़ती है। कैसे काम कर रही हो तुम? कपड़े उल्टे करके डालो वरना सारे कपड़ों का रंग उड़ जाएगा। दीदी मुझे कपड़े डालने तो दो, अभी तो मैंने बाल्टी से कपड़े निकाले ही हैं। मैं उल्टे करके ही कपड़े डालती हूँ, मुझे भी पता है कपड़े कैसे डाले जाते हैं। हाँ जानती हूँ मैं, तुम हर काम में बहुत तेज हो। मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि छत पर आई हो कपड़े डालने के लिए, वो छत की सफाई भी कर देना। देखो छत कितनी गंदी हो रही है। इतना बोलकर नेहा अपनी देवरानी को घूरते हुए नीचे जाती है और तभी उनकी एक पड़ोसन शोभा कविता से कहती है, बहू तुम्हारी जेठानी कामों में तुम्हें मदद करवाती है या नहीं, या सिर्फ तुम्हें परेशान करती है? ऐसा नहीं है आंटी जी, दीदी हर काम में मेरी मदद करवाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। कविता बात करते हुए कपड़े तार पर डालकर छत की सफाई करती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात नाइट ड्रेस में बेड पर बैठे हुए। क्या हुआ कविता, तुमने सिर को चुन्नी से क्यों बांधा हुआ है? तबीयत तो ठीक है? सर दर्द से फटा जा रहा है और ये सब तुम्हारी भाभी की वजह से हो रहा है। 24 घंटे मुझ पर नजर रखती हैं, ये नहीं कि काम में मदद करवा दे। अच्छा तो ये बात है। जब कविता अपने पति से कमरे में बात कर रही होती है तो उस वक्त भी नेहा नाइट ड्रेस में उसके कमरे के बाहर दरवाजे के छेड़ से झांक रही होती है। सब लोग इसकी कितनी तारीफ कर रहे थे और इसे देखो मेरी बुराई कर रही है। इससे तो काफी अच्छी थी मेरी बहन, पर इन लोगों को तो ये चुड़ैल पसंद आई। बहू तुम छोटी बहू के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? वो पापा जी। अगर बहू को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अब झांकना बंद करो और अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी बहन को इस घर की बहू नहीं बनाया, बस इसीलिए तुम इस हर वक्त छोटी बहू पर नजर रखती हो ना। तुम्हारी सास बता रही थी मुझे, अपनी हरकत सुधार लो, इससे पहले कि मैं कोई कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। अपने ससुर की डांट खाकर नेहा अपने कमरे में जाती है। पानी लाने में इतना समय लगता है? हाँ, और पानी भी नहीं लेकर आई, अब मुझे ही लाना पड़ेगा। मुझसे बात मत करो, पति होकर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अगर मेरी बहन मेरी देवरानी बनती तो कितना अच्छा होता। मेरी वो देवरानी देवर जी से ही मेरी बुराई कर रही थी। एक नंबर की चुड़ैल औरत है। अपने पति से लड़कर नेहा मुंह बनाकर सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर वक्त जब नेहा कविता पर नजर रखती है तो बेचारी कविता अपनी जेठानी से परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन कविता झाड़ू लगा रही होती है तो नेहा उसके साथ साथ चलती है। अरे क्या कर रही हो? सोफे के नीचे से तो तुमने झाड़ू लिया ही नहीं। अच्छे से झाड़ू लगाओ, देखो उधर धूल जमी है। दीदी सच सच बताना, आप मुझ पर नजर रखती है ना? मैं क्यों तुम पर नजर रखूंगी? भाभी क्या आप हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो? मेरे साथ चलो मेरे कमरे में। काजल अपनी भाभी का हाथ खींचकर उसे अपने कमरे में ले जाती है। अब नेहा भी अपनी देवरानी का पीछा करती है और कमरे के बाहर खड़ी होकर दीवार में कान लगाकर सुनती है। हो ना हो, दोनों मेरी ही बुराई कर रहे होंगे, पर बात क्या कर रहे हैं कुछ सुना ही नहीं दे रहा। जब नेहा दीवार में कान लगाकर सुन रही होती है तो कविता कमरे से बाहर आती है और अपनी जेठानी को ऐसे देखकर बोलती है, दीदी आज तो मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है, अब क्या बोलना है आपको? मुझ पर नजर रखना छोड़ दीजिए। कविता अपनी जेठानी को सुनाकर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता और नेहा अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। मुझे यहाँ की साड़ी अच्छी लग रही है, मैं यहीं से साड़ी लूंगी। दीदी आप दूसरी साइड में जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ साड़ी लेने का, वैसे भी दूसरी साइड ज्यादा अच्छी साड़ी लगी है। मैडम पूरी दुकान हमारी है, इस तरफ से लो या उस तरफ से। अब दोनों ही बहू एक ही दुकान में दो तरफ खड़ी होकर साड़ी पसंद करने लगती हैं।
जहां कविता अपनी पसंद की साड़ी देख रही होती है तो वहीं अब भी नेहा मुड़ के देवरानी को देखती है। इसके हाथ में जो साड़ी है वो कितनी अच्छी लग रही है ना सिर्फ ये सुंदर है बल्कि अच्छा खाना बनाना भी जानती है और इसकी पसंद भी कितनी अच्छी है। घर वाले सही तारीफ करते हैं इसकी। मैं भी इसकी तरह लूंगी साड़ी ताकि किसी भी फंक्शन पर पहन सकूं। अरे बहू, बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रही है तू? इधर देख। माँ जी, मैंने साड़ी पसंद कर ली है। भैया, ऊपर से जो 3rd नंबर पर साड़ी है वो दे दो। नेहा अपनी देवरानी की जैसी साड़ी ले लेती है। कुछ देर में सब घर आते हैं और दोनों बहू की साड़ी वो देखकर, अरे क्या बात है, दोनों बहू की साड़ी अच्छी लग रही है। अब तो बड़ी बहू की भी पसंद बदल गई है। मेरे दोस्त के रिटायरमेंट फंक्शन में तुम दोनों यही पहनना। दीदी ने वही साड़ी पसंद करी है जो मेरे हाथ में थी। इससे साफ जाहिर है कि दीदी 24 घंटे मुझ पर नजर रखती है, पर क्यों? कविता का शक यकीन में बदल जाता है और अब वो परेशान रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कविता बाजार में सब्जी लेने के लिए जाती है तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त सपना से होती है। अरे कविता, तू? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह शादी के बाद हम दोनों दोस्त कभी बाजार में मिल पाएंगे। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। वैसे तू ठीक तो है ना? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे ससुराल में भी सब बहुत अच्छे हैं, खासकर मेरी जेठानी। वैसे तेरे ससुराल वाले तो अच्छे हैं? हाँ, सब अच्छे, बस मेरी जेठानी को छोड़कर 24 घंटे मुझ पर नजर रखती है। कभी कभी तो मुझे वो पागल लगती है, घूरती ऐसे हैं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। डर लगने लगा है मुझे उनकी नजरों से। जब कविता अपनी जेठानी के बारे में सपना को बता रही होती है तो नेहा अचानक से उसके पास आ जाती है और उसके हाथों से सब्जी का थैला लेते हुए उससे कहती है, अगर मेरी बुराई कर ली हो तो घर चले। खाना बनाने के लिए देरी हो रही है और आज मैं भी तुम्हारे साथ घर के काम करवाऊंगी। दीदी, आप यहाँ भी आ गई। आपसे कितनी बार बोला है मुझे इस तरह से डराया मत करो। अचानक से मेरे सामने आ जाती हो और अब आप मुझ पर नजर रखना भी बंद करो। मुझे पता है आप मुझ पर 24 घंटे नजर रखती हैं। काम तो ये कुछ करवाती नहीं है, मुझ पर नजर रखने के लिए ही काम का बहाना बना रही हैं। कुछ भी मत बोलो। इतना बोलकर नेहा कविता के साथ घर आती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, पर कविता को नींद नहीं आती और वो डर के बेड पर बैठी रहती है। क्या हुआ कविता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सो जाओ। आपकी भाभी ने मुझे डरा के रखा है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, पर आपकी भाभी 24 घंटे मुझ पर नजर रखती है। अब उनकी नजरों से मुझे डर लगता है। जिस तरह वो मुझे घूरती हैं, ऐसा लगता है कि वो मुझे जिंदा ही खा जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में कल भाभी से बात करूंगा। फिलहाल तो तुम सो जाओ। सुमित कविता को लिटा देता है और चद्दर उड़ाकर कविता को सुला देता है और खुद भी सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कविता घर के बाहर काम करते हुए अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है तो अचानक से नेहा उसके सामने आ जाती है। हमारी पड़ोसन सही नहीं है, इनसे बात मत किया करो। हाँ बहू, हम सब बुरे हैं, बस तुम्हारी जेठानी ही अच्छी है, इसकी नजरों के सामने ही रहना। पड़ोसन की बात सुनकर नेहा अपनी पड़ोसी को भी घूरने लगती है और उसके पड़ोसी डर कर घर में चले जाते हैं, जिसके बाद कविता भी नेहा की आंखों से डर जाती है और अंदर जाकर घर के काम करने लगती है और नेहा सोफे पर बैठकर बस कविता को ही देखती है। जेठानी जी को क्या हो गया है? क्या वो सच में इतनी अजीब है? कि मुझे घूरना कब बंद करेंगी? इनकी नजरों से कैसे बचूं? अच्छे से काम करना, क्योंकि मेरी नजरों से कुछ नहीं बचता और मेरी नजर 24 घंटे बस तुम ही पर है। अपनी जेठानी की बात सुनकर कविता डर जाती है और सारा काम खत्म करके कमरे में जाकर दरवाजा लगा लेती है, पर नेहा थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसे देखने लगती है और अपनी जेठानी को खुद पर नजर रखता देखकर कविता अलमारी के कपड़े ठीक करने लगती है। दिन हो या रात, मैं घर में रहूं या बाहर, 24 घंटे जेठानी जी बस मुझ पर ही नजर रखती हैं। क्या करूं? सुमित भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, माँ जी और पापा जी से भी कुछ बोल नहीं सकती, काजल को भी मेरी बातें फिजूल लगती हैं। कविता अपनी जेठानी की नजरों से बचने के लिए पूरा दरवाजा बंद कर देती है और खुद कमरे से बाहर नहीं आती, जिसके बाद पूरा परिवार परेशान हो जाता है और जोर जोर से दरवाजा पीटता है। कविता, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, हम सब परेशान हो रहे हैं। तो तुम कल से अपने कमरे में बाहर नहीं आई। मुझे बाहर नहीं आना, मुझे आपकी बीवी की नजरों से डर लगता है। वो 24 घंटे बस मुझे ही घूरती रहती हैं। पता नहीं वो 24 घंटे मुझ पर नजर क्यों रखती हैं। बहू, ये तेरी गलत फहमी है, पर फिर भी तुझे ये लगता है कि तेरी जेठानी 24 घंटे तुझ पर नजर रखती है, तो हम इस समस्या का हल निकालेंगे। तू बाहर तो आ। कुछ देर में पड़ोसी भी घर में जमा हो जाते हैं और पड़ोसी की आवाज सुनकर डरती हुई कविता बाहर आती है और वो देखती है कि उसकी जेठानी की आंखों के कंचे बाहर हैं और वो उसे ही देख रही है। देखिए माँ जी, इनकी आंखें बाहर निकली हैं, जो सिर्फ मुझे देख रही हैं। मुझे डर लग रहा है, हमारा कमरा भी साथ है, मुझे इनसे दूर करो। भाभी की आंखें हम सबकी तरह नॉर्मल हैं।
अरे बहन, जब तुम्हारी छोटी बहू चाहती है कि तुम दोनों बहू का कमरा अलग कर दिया जाए, तो तुम कमरा क्यों नहीं बदल देती? नेहा बहू का कमरा इस कोने में है, अपनी छोटी बहू का कमरा अपने कमरे से बदल लो। तुम्हारा कमरा तो घर के दूसरे कोने में, इस तरह बहू को थोड़ी तसल्ली रहेगी। सही बोल रही हो तुम, देखो जरा तुम्हारी बहू कितनी डरी और सहमी हुई है। पड़ोसियों के कहने पर आशा अपनी बहू से अपना कमरा बदल लेती है। बहू, अब से तू मेरे कमरे में रहना। अब तुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी जेठानी तुझ पर नजर रखने के लिए जब तेरे कमरे के बाहर आएगी तो मेरी नजर उस पर पड़ जाएगी। आशा कविता का कमरा बदल देती है ताकि दोनों एक दूसरे से दूर रहें। पर जब कविता अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अपना सामान ठीक कर रही होती है तो उसे फिर से एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। अब जब कविता पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी की दोनों आंखें बड़ी हैं। उसकी जेठानी तो हॉल में अपनी सास के साथ टीवी देख रही है, पर उसकी आंखें कविता के कमरे में हैं। हाँ, सुमित देखो, तुम्हारी भाभी तो माँ जी के साथ हॉल में बैठी, पर उनकी आंखें हमारे कमरे में हैं। ये कैसे हो सकता है? भाभी की आंखें? कविता और सुमित दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और कमरे से बाहर आते हैं, पर नेहा की नजरें उनसे नहीं हटती। अब जहां जहां कविता जाती है नेहा की आंखें उसका पीछा करती हैं। कुछ ही देर में कविता घर से बाहर निकल जाती है और नेहा की नजरें भी। कोई मुझे बचाओ, मेरी जेठानी इंसान नहीं भूत है। वो खुद तो घर में है, पर उनकी दोनों आंखें बाहर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू, क्या हुआ तुझे? तू बैठकर क्यों रो रही है? उठ आंखें खोल, हम सब तेरे सामने हैं। आशा के उठाने पर भी कविता जमीन से नहीं उठती, जिसके बाद आशा कविता को एक थप्पड़ मारती है और जब कविता आंखें खोलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाती है और पूरा परिवार उसके पास खड़ा होता है। कविता, तुम्हें क्या हो गया था? तुम बैठकर चिल्ला क्यों नहीं थी? माँ जी, लगता है देवरानी जी को दौरे पड़ते हैं। चुप करो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम 24 घंटे मुझ पर नजर रखती हो। पता है तुम्हारी इन हरकतों से मेरे दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है? मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा है। रोते हुए कविता सभी को अपने सपने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नेहा को काफी बुरा लगता है। कविता, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि मेरी वजह से तुम इतनी ज्यादा डर जाओगी। हाँ, मैं तुम पर नजर रखती थी, पर मैं तुम पर सिर्फ इसलिए नजर रखती थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम इतनी जल्दी कैसे काम कर लेती हो, इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो। आखिर तुम में ऐसी क्या खूबी है जिसे देखकर घर वालों ने मेरी बहन का रिश्ता ठुकरा दिया और तुम्हें देवर जी के लिए पसंद कर लिया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। भाभी, आपकी ना समझी की वजह से देख लो भाभी की क्या हालत हो गई है। माफ करना कविता, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा डर जाओगी, और सच में तुम पर नजर रखकर मैंने बहुत सी चीज सीखी है। अब तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। अब मुझे लगता है कि घर वालों का फैसला बिल्कुल सही था। चलो, अपनी देवरानी पर 24 घंटे नजर रखकर तुझे तो अकल आई, पर तेरी वजह से बहू की हालत खराब हो गई है। कविता, अपनी बीवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अब से तुम्हारी जेठानी तुम पर नजर नहीं रखेगी, ठीक है? नेहा अपनी गलती के लिए अपनी देवरानी से माफी मांगती है और पूरा परिवार कविता को शांत करके सोने के लिए चला जाता है और कविता नींद की दवाई खाकर सोती है। अगली सुबह जब उठती है तो कहीं भी अपनी जेठानी को नहीं देखती और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। और जब वो अपने पड़ोसी से बात कर रही होती है तो, तुम्हारी जेठानी कहीं बाहर गई है क्या? 2 दिन से नजर नहीं आई। नहीं, वो घर में ही है। इतना बोलकर कविता घर में आती है और चारों तरफ अपनी जेठानी को देखती है। जब नेहा उसे कहीं नहीं मिलती तो वो नेहा के कमरे में जाती है, जहां नेहा किताब पढ़ रही होती है। दीदी, 2 दिन से आप मेरी वजह से कमरे में हैं? नहीं कविता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी वजह से तुम इतनी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि 1-2 दिन तुम्हारी नजरों से दूर रहूंगी तो तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। माफ करना मुझे। मुझे भी माफ कर दो दीदी, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। अगर मैं ज्यादा ना सोचती तो आज मेरी ये हालत ना होती और मेरी वजह से आपको खुद को कमरे में बंद करने की जरूरत नहीं है। आपने बोला था कि आप मुझसे बहुत कुछ सीखती हैं, तो चलिए घर के कामों में मेरी मदद करवाइए, हमें ग्रोसरी लेने के लिए भी जाना है। कविता की बात सुनकर नेहा को बहुत अच्छा लगता है और वो जल्दी से तैयार होकर कविता के साथ मार्केट जाती है और ये देखकर पूरा परिवार खुश होता है। चलो, हमारी दोनों बहू के बीच की सारी दूरियां खत्म हुई। बड़ी बहू भी सुधर गई और छोटी बहू के मन से भी सारा डर खत्म हो गया। अब बस दोनों इसी तरह हमेशा एक साथ रहें।